नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और एक बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और शानदार तरीके से आप सभी अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। जितना आप जो डेली पढ़ रहे हैं उसका कृपया करके रिवीजन भी करते रहिए। मैं धर्मेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, और आशा करूँगा आप सब एकदम बहुत अच्छे रहें, हमेशा बढ़िया रहें, आपकी पढ़ाई अच्छी चले, जिंदाबाद रहें। तो हम लोग इस सेशन में कर रहे हैं फिजिक्स, और यहाँ पे हम कंप्लीट फिजिक्स करेंगे। और हमने जो 2 से 3 चैप्टर पढ़े हैं, तीन क्लासेस हो गई हैं जिनमें आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो है कल, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी, जिसका हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, और उसमें हमने किसकी बात की थी, जड़त्व की बात की थी, इनर्शिया की बात की थी। तो जल्दी से मुझे बताओ एक बार सभी बच्चे कि इनर्शिया को कौन कौन रिवाइज करके आया है और आप सभी के हालचाल कैसे हैं। सभी का एकदम मस्त होना, बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। मनीषा हैं, संदीप हमारे साथ हैं, शैलेश, विपिन, विश्वास हैं, सत्यवीर, प्रदीप हैं, राहुल जी हैं, योगेश हैं। अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है, ऐसे कैसे यार, चलो ख़त्म हो जाएगी तब तक। ऐदल सिंह हमारे साथ हैं, सुरेंद्र हैं और कौशलेंद्र जी हैं, शीपू पाल हैं, सोनिया हैं, संगीता हैं, वीरपाल जी हैं। अच्छा, क्लास चल रही है, कोई बात नहीं, तब तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात कर लेंगे। रवि प्रकाश, कैसे हैं आप सर? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू भाई, एकदम मैं ज़बरदस्त हूँ, बढ़िया, जिंदाबाद हूँ। दुष्यंत राज, अनूप पाल हैं, बिट्टू कुमार, नितेश हैं, वरुण राघव हैं, सतपाल पटेल जी हैं। सभी को मेरा जय श्री राम, आदाब, शत श्री अकाल, जय श्री राम, नादे नादे, नमस्कार। प्रिंसी मिश्रा, वेरी गुड इवनिंग। साक्षी, साक्या, अपने हालचाल बताओ, जल्दी से हालचाल बताओ, कैसे हैं आप सभी के हालचाल? हालचाल कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं है, मैं क्लास तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक दूसरी क्लास खत्म नहीं हो जाएगी। आप चाहें तो जाके क्लास ले आइए, मैं तब तक यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पार्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तब तक जो हमने कल पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार भाई। बाकी जिनको क्लास लेनी है रीजनिंग के, आप लेके आ जाइए, तब तक मैं आपको बिल्कुल कल वाला पार्ट कवर करा देता हूँ, बेसिक पार्ट जो हमने कल पढ़ लिया था। और कल हमने किसके बारे में बात की थी? इनर्शिया के बारे में बात की थी। कोई है मुझे जो बताएगा इनर्शिया क्या होता है? पेन नहीं है भैया, हम इनर्शिया क्या होता है ये बताइए, इनर्शिया क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, जड़त्व क्या होता है? सर कब तक खत्म हो जाएगी, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। ठीक है भाई, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, भैया ने कहा है 3 दिन हो गए हमारी क्लास को, तो ये बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, तो आज ये आपकी क्लास खत्म हो गई, द एंड। सही है जी, जिनको बहुत जल्दी लग रहा है उनके लिए क्लास खत्म है, वो घर जाके मजे कर रहे हैं यार। पूरी फिजिक्स आप अगर कहीं पढ़ोगे ना, कोई भी आपको 1 से 1.5 महीने कम से कम लेता है, और मैं मात्र आपको 15 दिन में कवर कराने की कह रहा हूँ, 15 क्लासेस में कवर कराने की कह रहा हूँ आपको। भैया उसमें भी जल्दी लग रही है, तो फिर ये आपकी कहीं ना कहीं गलतफहमी है। क्यों? चलो क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि बताइए, इनर्शिया जो होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? यानी कि जो जड़त्व है वो किसका गुण होता है? बताओ, इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है, जड़त्व किसका गुण है? आपसे मेरा क्वेश्चन है। अस्मिता कुमारी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू जी। इनर्शिया इज इक्वल टू इनर्शिया, आकाश सिंह भाई बहुत बढ़िया, इन्होंने जबरदस्त डेफिनेशन दी है। ऐसे तो भैया हर चीज की डेफिनेशन आसान है। फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, 0/सन्नाटा। तो भाई ऐसे तो क्या डेफिनेशन दे रहे हो यार। वस्तु की अपोजिट स्टेट को, वेरी गुड। सचिन कुमार कहते हैं इट सपोज द चेंज ऑफ एनी एलिमेंट्स, वेरी गुड। यानी कि दुनिया की जो वस्तु जैसी है वो हमेशा उसमें ही रहना चाहेगी। बोलो मेरे साथ कौन कौन है? जो वस्तु जैसी है वो हमेशा वैसा ही रहना चाहेगी। अगर ये पेन यहाँ लटका हुआ है तो ये यही चाहेगा। मैं कहूंगा भैया पेन भैया थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तो पेन क्या कहेगा, अरे नहीं यार तुम हमको छोड़ोगे, हम नीचे आ जाएंगे। तो दुनिया की हर एक वस्तु अपनी ही स्थिति में रहना चाहती है, अगर आप उसमें परिवर्तन करोगे तो वो उसका विरोध करेगी। कौन कौन मेरी साथ हैं, कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं? और जो जितनी ज्यादा भारी वस्तु होगी वो उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। यानी कि जड़त्व जो है द्रव्यमान का गुण है, इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है। वेरी गुड, अनिकेत, मनीष, सुमरन, नेहा, सतीश, तनु, बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर हैं। चंद्रप्रकाश, शीतल, वेरी गुड। रोहित, रुचिका, शैनी, सुरेंद्र, ललित, वेरी गुड, आप सभी लोगों के एकदम जबरदस्त आंसर हैं। ठीक है, तो भैया इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है? इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी होती है। जड़त्व जो है किसका गुण है? द्रव्यमान का गुण है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके थे बच्चों? जड़त्व के थे, यानी इनर्शिया के थे। क्या क्या एग्जांपल्स थे? अगर आप बस में चलते हैं तो आपको आगे की तरफ झटका लगना या पीछे की तरफ झटका लगना, सारे के सारे गुण किसके हैं? सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। अगर आप एक कंबल को झटकते हैं उससे धूल अलग हो जाती है, तो ये भी किसका गुण है? इनर्शिया का गुण है, यानी कि ये इनर्शिया की ही प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जड़त्व का ही गुण है।
ठीक है जी। तो ये सारी बातें उम्मीद है अब तक आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, बल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बल क्या होता है। बल जो है, आप मुझे बताना लास्ट में कि इनर्शिया से कैसे संबंध रखता है। बल क्या है, अगर मान के चलिएगा कोई चीज बहुत तेजी से भगी हुई आ रही है तो आप उसको फोर्स लगा के रोक सकते हैं। अगर कोई चीज चल नहीं रही है तो आप उसे फोर्स लगा के चला सकते हैं, और अगर कोई चीज सीधी चल रही है तो आप उसे फोर्स लगा के उसकी दिशा को बदल भी सकते हैं। यानी कि बल एक ऐसी चीज है जो चलती वस्तु को रोक दे, रुकी वस्तु को चला दे और किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर दे। बोलो मैं सही कह रहा हूं? अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी ये बात बताइए आप कि इनर्शिया क्या कहता है। ध्यान से सुनना, इनर्शिया कहता है कि मैं किसी चीज का विरोध करूंगा, मैं किसी चीज को चलने नहीं दूंगा, और फोर्स क्या कहता है, मैं तुम्हें चला दूंगा। तो इनर्शिया और फोर्स एक दूसरे के कैसे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं इनर्शिया और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यस या नो, जल्दी बताइए। इनर्शिया और फोर्स यानी कि जड़त्व और बल एक दूसरे के उल्टे हैं। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत हैं कि सर इनर्शिया और फोर्स दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? पहले यस या नो बोलो, फिर मैं आपको इसके आगे ले चलूं, मजा आ जाएगा बिल्कुल। बल गुणा विस्थापन, यस सर, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। अब सुनिए मजे की बात, पहला नियम क्या कहता है, गति के नियम पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। और देखना गति का पहला नियम कितना खूबसूरत नियम है, पढ़ो ऐसे कि मजा आ जाए। गति का पहला नियम आपसे बच्चों ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहेगी, और अगर वो मूविंग है, गतिमान है, तो वो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बल ना लगाया जाए। बोलो ये क्या इनर्शिया और फोर्स यानी कि जड़त्व और बल दोनों को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, इसने जड़त्व की बात कह दी, इनर्शिया की। फिर ये कह रहा है जब तक नहीं चलेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो क्या ये साथ में फोर्स की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि भैया ये इनर्शिया और फोर्स, जड़त्व और बल दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? तो एक क्रम में पढ़ो चीजों को। अभी आप जब वन लाइनर की फॉर्म में रटते हो तो डायरेक्टली अंधा रट्टा मार देते हो। पता चला गति का पहला नियम पहले पढ़ लिया और इनर्शिया आपको बाद में पढ़ लिया। बहुत सारी बुक्स में भी मैंने देखा ऐसे लिखा है, वो गलत है। आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़िए, पहले इनर्शिया पढ़ लिया, फिर फोर्स पढ़ लिया, और गति का पहला नियम क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन समझो। यहां से क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि बल की परिभाषा हमें कहां से मिलती है। क्वेश्चन ये आता है बल की परिभाषा हमें कहां से मिलती है। तो प्यारे बच्चों बल की जो परिभाषा है ना, फोर्स की जो डेफिनेशन है वो कहां से मिलती है, गति के पहले नियम से। इस चीज को अपने WBC RBC में बिल्कुल घुसा लो। पहला नियम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहले नियम से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको इनर्शिया, फोर्स और पहला नियम तीनों बहुत अच्छे से आते हैं। बोले समझ में आया आपको कि बल की जो डेफिनेशन है, फोर्स की जो डेफिनेशन है कहां से मिलती है, फर्स्ट लॉ से मिलती है। और गति के नियमों की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, गति के नियमों की खोज की थी सर न्यूटन ने। सर न्यूटन ने गति के नियमों की खोज की, और भाई साहब इनके अदर नाम भी पूछे जाएंगे, इन नियमों के, इन लॉज के अदर नाम भी पूछे जाएंगे। तो गति के पहले नियम को आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हो। गति के पहले नियम को आप किससे जानते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हो, यानी कि जड़त्व के नियम से भी जानते हो। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। बोलो क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? इनके दूसरे जो नाम होते हैं, हर एक नियम का एक दूसरा नाम भी होता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है, बताइए किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? सारी कहानी इनर्शिया, फोर्स और पहले नियम से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ये पूरी कहानी किस किस को समझ में आ गई है? ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सीक्वेंस है प्रॉपर, एक इनर्शिया से लेके, फोर्स से लेके गति के पहले नियम का प्रॉपर एक सीक्वेंस है, और किस तरह से सवाल बनता है इसको आप ध्यान से देखो और सुनो। मेरी इस बात को अभी बच्चों ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं बल की डेफिनेशन कही है मैंने फॉर्मूला कहीं नहीं कहा। बोलिए मैं क्या कह रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मैं डेफिनेशन कह रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं कह रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहां से मिलती है, फर्स्ट लॉ से मिलती है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहां से मिलती है, फर्स्ट लॉ से मिलती है। ठीक है, अब देखिए गति के दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं, गति के दूसरे नियम की मैं अगर बात करूं तो प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम जो होता है वो है बल व त्वरण का नियम।
गति के दूसरे नियम का नाम क्या है? बल व त्वरण का नियम। क्योंकि यह नियम आपसे यह कहता है कि बल और द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। यह नियम है कुछ इस तरह से कि द्रव्यमान तथा त्वरण का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है भैया? मास होता है। और त्वरण क्या होता है? पढ़ चुके हैं हम, एक्सेलरेशन। अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट ले लोगे, मास और एक्सेलरेशन की, द्रव्यमान और त्वरण की, तो ये क्या बन जाएगा? बल बन जाएगा, यानी कि फोर्स बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F बराबर m ए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिख लो कहीं भी, आप यहां लिख लो, F बराबर फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट आपके साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, क्वेश्चन आता है कि बताइए जो बल का सूत्र है, जो फोर्स का फॉर्मूला है, वो कहां से मिलता है? फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स यानी कि बल का सूत्र। बल का सूत्र आपको कहां से मिलता है? तो याद रखना, बल का सूत्र हमेशा कहां से मिलता है? सूत्र सेकंड नियम से मिलेगा, सेकंड लॉ से मिलेगा। ठीक है, और डेफिनेशन कहां से मिलेगी? परिभाषा कहां से मिलेगी? फर्स्ट लॉ से मिलेगी। डेफिनेशन कहां से मिलेगी? फर्स्ट लॉ से आपको मिलेगी। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि फोर्स का फॉर्मूला कहां से मिलेगा? सेकंड नियम से मिलेगा। तो भाई साहब, फॉर्मूला क्या हो गया? F बराबर m में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा मुझसे यहां फोर्स की यूनिट पूछेगा, अगर कोई बच्चा मुझसे यहां बल का मात्रक पूछेगा, तो मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे जवान, बल का मात्रक आप यहां से निकाल लो, F बराबर m ए। F बराबर m ए से आप क्या निकाल लो? मात्रक निकाल लो। कैसे निकाल लोगे भाई? m क्या है? मास। मास का यूनिट क्या होती है? केजी। और त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी टोटल मिला के यूनिट क्या बन जाएगी? आप इसको ऐसे लिख दीजिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सी यूनिट है? एमकेएस यूनिट है। अगर आपसे एमकेएस यूनिट पूछी जाए तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एसआई यूनिट पूछी जाए तो न्यूटन हो जाएगी, और सीजीएस यूनिट कोई पूछे आपसे तो क्या हो जाएगी? डाइन हो जाएगी। एमकेएस यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन। ये तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब याद रखना कि न्यूटन में और डाइन में क्या संबंध होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन बराबर 10 की 5 डायन होती हैं। कौन डायन है? समझ रहे हो ना? अबे डाइन ना, डाइन डायन नहीं है। क्या है डाइन? प्रिंसी मिश्रा जी सर, बिल्कुल, वेरी गुड। गति के प्रथम नियम में कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? अशोक कुमार, अभी तक तो नहीं है, तुम बना दो तो अलग बात है। कोई फॉर्मूला नहीं है गति के पहले नियम में, केवल वो स्टेटमेंट है। और क्या उससे क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको मैंने बता दिया। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, पहली बात तो फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है। फिर यह पूछा जाता है कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है कौन से नियम से मिला? तो सेकंड लॉ से मिला। फिर पूछा जाएगा इसका एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की, न्यूटन। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में क्या संबंध है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हरीश भैया बड़े आदमी है यार। हरीश भैया सिलेक्शन के बाद दिखाए जाएंगे आपको। सिलेक्शन लेने आओ फिर दिखाते हैं आपको हरीश भैया को। ठीक है, आसान सी चीज है। सचिन कुमार, इतने आगे क्या करोगे चल के? अभी आएंगे वहां, धीरे धीरे करके आएंगे। विपुल कुमार कहते हैं U+AT। अरे चचा, ये गति के समीकरण नहीं है, ये गति के नियम है। समीकरण, तुम समीकरण सब पढ़ रहे हो, V बराबर U+AT = UT + ½ AT², वो है गति के समीकरण। ये क्या है? ये गति के नियम है। ठीक है, ये क्या है? गति के नियम है। तो भैया ये हो गया आपका दूसरा नियम। जरा मुझे बता दीजिए दूसरे नियम का हर एक पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है? एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो कि आपको हर चीज समझ में आ गई है दूसरे नियम की। सिर्फ दूसरा नियम ये कहता है F बराबर m ए। फोर्स की यूनिट भैया एमकेएस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जबकि सीजीएस यूनिट इसकी डाइन होती है। और 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। और इसी नियम से हमें किसका फॉर्मूला मिलता है? इसी नियम से हमें मिलता है फोर्स का फॉर्मूला। अनुष्का शर्मा भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू दीदी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बच्चों? सर फॉर्मूला समझ नहीं आता। अरे यार कौन सा यार रॉकेट साइंस है? F बराबर m में याद रखना है। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? अबे तुम्हें ना, अगर वो वहां से भी नंबर बोलेंगे ना, पाकिस्तान की पहाड़ियों से भी नंबर बोलेंगी, एक एक नंबर को रट लोगे तुम। 10 के 10 अंकों को यहां याद कर लाओगे। और कुछ तो चीते ऐसे होंगे कि सपने में से जब सो के उठते होंगे ना, तो सोचते होंगे यार सपने में एक लड़की आई थी यार, उसने हमें नंबर दिया था। कोशिश करते हैं डिजिट बनाने की, याद करने की, और तुम्हें यार ये 2 अंकों का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है F बराबर m में। अरे तुम यार, तुम्हारी शक्तियां ना दबी हुई हैं।
उनको निकालो, बाहर निकालो। कोशिश करता हूं मैं तुम्हारे साथ बाहर निकलवाने की। चलो, तो गति का दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं भैया गति के तोप नियम पे, थर्ड नियम पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, और यह है आपका गति का तीसरा नियम। इसका दूसरा नाम क्या है जी? इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, या इसी का नाम है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके इतने सारे नाम हैं। पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से ही आ जाता है। पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से ही याद आ जाता है कि इसके नाम से कैसे आएगा। इस गति के तीसरे नियम का अन्य नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया संवेग संरक्षण का। समझो क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मान के चलिए आप चीते आदमी, अब आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं, ओह देख, तुझे देख रही है। अब तुम्हें पता है नौकरी वोकरी कुछ है नहीं, कोई हमें नहीं देखता। तुम कहोगे चल मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन फिर तुमसे 2-4 बार कह दे तुम्हें भी लगता है देख रही है, तो तुम उनके बहकावे में आके नंबर देने चले जाओगे। ए जी लो, ये हमारा नंबर है। ए सनसनाते सैंडल आएगा 9 नंबर का। तो जो तुमने नंबर दिया ये क्या है? क्रिया। और जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो है प्रतिक्रिया। तो दुनिया में हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सर न्यूटन ने ये कहा, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे कि समझो, अगर आप बंदूक से बुलेट फायर करोगे तो बुलेट का फायर होना क्या है? गोली का निकलना क्या है? एक्शन। तो एक्शन के बदले रिएक्शन भी मिलना है, और रिएक्शन क्या मिलता है? बंदूक का पीछे हटना। यानी कि एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है? ऑपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया की डायरेक्शन कैसी होती हैं? ऑपोजिट होती हैं। अगर गोली 10 न्यूटन के बल से निकली है तो बंदूक भी 10 न्यूटन के बल से ही पीछे आएगी। स्पीड नहीं कह रहा हूं मैं स्पीड नहीं कह रहा हूं। स्पीड दोनों की डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। अगर गोली का मोमेंटम कुछ है तो उतना ही किसका मोमेंटम होगा? बंदूक का मोमेंटम होगा। ठीक है। या फिर जैसे आप देखें, ये तो हो गई गोली की बात। जब आप किसी नाव को पीछे धक्का दोगे, जब आप किसी नाव को पीछे धक्का देते हो तो आपको एक धक्का कहां मिलता है? आगे की तरफ धक्का मिलता है। जब आप किसी नाव को पीछे की तरफ धक्का देते हो तो आपको आगे की तरफ धक्का मिलता है। रॉकेट लॉन्चिंग के केस में आप देखिए कि बच्चों, अगर रॉकेट से निकलती हैं गैसेस जो कि कहां जाती हैं? नीचे, और ये गैसेस रॉकेट को कहां पुश कर देती हैं? ऊपर। वैसे ही बलून का केस है, गुब्बारे का केस है। अगर गुब्बारे से गैसेस नीचे निकलती हैं तो वो गैसेस गुब्बारे को कहां पुश करती हैं? ऊपर, और गुब्बारा ऊपर उठता चला जाएगा। ये है गोली, और ये क्या है? आपकी बंदूक पीछे की तरफ गई है। तो इस दुनिया में हर एक एक्शन और रिएक्शन होगी। बात समझे? अब बात आती है कि एक्शन और रिएक्शन देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। क्रिया प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत होती है, लेकिन याद रखना इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनका परिमाण सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। अगर ये 10 न्यूटन के फोर्स से निकली है तो ये भी 10 न्यूटन के फोर्स से ही पीछे जाएगी। अगर ये 10 न्यूटन से आगे कूदा है तो 10 न्यूटन के फोर्स से ही नाव पीछे जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, ये हो गए सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी जाना जाता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, या जिसी को हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। अब देखो मजे की बात सुनो, ध्यान से एक बात सुनना बच्चों। एक बात बताओ मुझे कि यहां पर इस लॉ को कंप्लीट होने के लिए, इस नियम को पूरा होने के लिए कितनी बॉडियों की जरूरत है? कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है? एक की या दो की? बताइए, एक की या दो की? जल्दी बोलिए, कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है? आप हर जगह देखो, 2 वस्तुएं हैं। बंदूक के साथ गोली है, नाव के साथ मनुष्य है, गैसेस के साथ कौन है? रॉकेट है। यहां भी गैसेस के साथ कौन है? बलून है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कितनी वस्तुओं पर लगता है? तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आदमी दीवार को पुश कर रहा है तो कोई एक चीज है, नहीं, वहां पे 2 चीजें हैं, एक दीवार है और एक आदमी है। हम दीवार को ऐसे पुश कर रहे हैं और दीवार हमें ऐसे पुश कर रही है। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन का लॉ होने के लिए 2 चीजों का होना हमेशा जरूरी है। कितनी चीजों का बच्चों? 2 चीजों का होना हमेशा जरूरी है। वेरी गुड। एक्शन और रिएक्शन का लॉ याद रखना, 2 चीजों पे लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ रखता है, कहानी खत्म। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 पे लगता है या 1 पे? बच्चों को लगता है 1 पे, जैसे रॉकेट उड़ रहा है या फिर गोली पीछे, बंदूक पीछे हट रही है, नाव को ध्यान में ले लेते हैं, वो गुब्बारे को ले लेते हैं, दूसरी चीज को भूल ही जाते हैं। तो हमेशा 2 पे लगती है। बहुत ढेर बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार। सही है बच्चों? वेरी गुड। आगे चले बच्चों। तो ये हो गई किसकी बात? थर्ड नियम की बात। तीसरे नियम की बात। क्या बताओ, तीसरे नियम तक कहानी आपको बिल्कुल क्लियर है? क्या तीसरे नियम तक की सारी कहानी आपको बिल्कुल क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, क्या तीसरे नियम तक की सारी कहानी बिल्कुल क्लियर है? तो भाई तीसरे नियम तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वहां से सारी चीजें पूछी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, सतपाल पटेल कहते हैं दोस्तों को दिए हुए रुपए वापस नहीं मिलते।
थर्ड लॉ तो फेल हो गया। अब यार नहीं, वो तुम्हारी मोहब्बत है उससे, दोस्त की, तुम्हारी दोस्त से तुम्हारी मोहब्बत है, तभी तो वो नहीं दे रहा है। तो एक्शन क्या है? आपका पैसे देना। रिएक्शन क्या है? उसका पैसे खा जाना मोहब्बत में। तो दुनिया में ये लॉ कभी भी फेल नहीं होगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, चलो भाई, अब एक चीज समझते हैं, अगली क्वांटिटी समझते हैं, अगली राशि समझते हैं। भाई फिजिक्स क्या है? राशियों का अध्ययन है। तो अगली राशि हम समझते हैं, वो क्या है? आपकी संवेग है, यानी कि मोमेंटम है। अब समझिए मोमेंटम क्या होता है। देखो, रटने को तो आप ये रट लो, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। संवेग द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। कुछ समझ आया? नहीं। समझो मोमेंटम है क्या, फील करेंगे। मैंने कहा हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जो पैसे लेके भाग जाता है। तुम अपने दोस्त को फोन करो, उसको बोलोगे अरे यार तू सुन, पैसे तो देने से रहा, तेरे ऊपर मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करूंगा, तू आजा मेरे यहाँ प्रैक्टिकल करवा ले। वो कहेगा ठीक है यार, पैसे पट जाएंगे। तुम कहोगे हाँ, बड़ा खुश हो जाएगा, दौड़ के आ जाएगा। तुम क्या करो, एक 5 किलो का पत्थर लो और बहुत प्यार से, या चलो 1 किलो का ले लो और हल्का कर लो, बहुत प्यार से उसके सर पे रख दो, बहुत ही प्यार से, बड़ा खुश हो जाएगा, कहेगा बस पैसे पट गए। तुम कहोगे अभी थोड़ा सा रुक जा। तुम पूछोगे तुझे कोई नुकसान हुआ? अबे भाई इससे क्या नुकसान होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम बच्चा उससे ये बोलना कि थोड़ा सा पीछे हट जा, वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। फिर तुम 1 ग्राम का छोटा सा कंचा लेना, 1 ग्राम का बहुत छोटा सा कंचा लेना और हाथ पीछे करके खींच के मारना सटाक से। तुम कहना यार जब तुझे 1 किलो का पत्थर कुछ नहीं कर पाया तो ये क्या कुछ कर देगा। अब आप सोचो कर देगा कि नहीं कर देगा। अच्छा फिर मुझे इसका जवाब भी दो कि 1 किलो का पत्थर नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन 1 ग्राम का छोटे से कंचे ने नुकसान पहुंचा दिया। बोलो उस कंचे के पीछे क्या था जो उस कंचे ने नुकसान पहुंचा दिया? बताना जरा, उस कंचे के पीछे क्या था जो उस कंचे ने नुकसान पहुंचा दिया? इस चीज का जवाब करो। बोलो बच्चों, उस कंचे के पास ऐसा क्या था? तो आप ये कहोगे कि सर उस कंचे के पास ना वेलोसिटी थी। क्या थी? वेलोसिटी थी, वेग था। पत्थर को आपने जेंटली रखा था, बहुत आराम से रखा था, लेकिन उस पत्थर के पास क्या थी? वेलोसिटी थी। बोलो सही कह रहा हूं मैं? वेलोसिटी थी। पिंटू ने अब तक बढ़िया आंसर दिया है। और उसके बाद है दूधनाथ है, रिया है, मनीष है, वेरी गुड। उसके साथ क्या था बच्चों? वेलोसिटी थी। अब समझो कि मास इंटू वेलोसिटी अगर हो जाए ना, अगर किसी मास को तुम वेलोसिटी दे दो तो उसका एक अलग ही रूप सामने आता है, खतरनाक वाला, और इसी को कहते हो तुम मोमेंटम। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उस पतले गोले के पास एनर्जी ज्यादा थी? बिल्कुल कह सकते हो। मोमेंटम एनर्जी से डायरेक्ट रिलेट है, गहरा संबंध है। मोमेंटम का एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वर्क एनर्जी एंड चैप्टर वाले में। लेकिन फील कर लो कि मोमेंटम होता क्या है। कोई भी चीज अगर बहुत तेज गति से आ रही है ना, तो भले ही कितनी छोटी हो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इसी को बोलते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम जब हम कह रहे होते हैं ना किसी चीज को, तो हम कह रहे होते हैं इसके पास बहुत सारी एनर्जी है। इसके पास क्या है? बहुत सारी एनर्जी है। तो भैया मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और ये है फील करने वाली बात। कोई मुझसे बच्चा पूछे तो ये एक राशि है, इसके बारे में जानकारी ली। कोई बच्चा पूछे सर मात्रक, क्या मात्रक अब आप खुद से बना लेते हो फॉर्मूला देख के? एक बार यस या नो बोलो, या हर बार बताना पड़ता है? फॉर्मूले से मात्रक बनाओ। मास का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी, और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अच्छा, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे सर इसकी डायमेंशन भी बताओ, इसकी विमा भी बताओ, तो क्या तुम नहीं बता लोगे? तुम कहोगे सर बड़ा आसान है भाई, केजी के लिए लिखो m, मीटर के लिए लिखो l, सेकंड के लिए लिखो t। कोई वो हल्ला ना मचाना जिसको ये ना पता हो किसके लिए क्या लिखते हैं, क्योंकि परसों की क्लास में मैं आपको बता चुका था। समझे? वो कोई हल्ला ना मचाए, क्योंकि बहुत आसान है। केजी के लिए m लिख दो, मीटर के लिए l लिख दो, समय के लिए t लिख दो, और t को ऊपर पहुंचा दो। तो कितना हो जाएगा? ml-t-1। डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml-t-1। ठीक है, तो डायमेंशन हो जाएगी ml-t-1। अच्छा, कोई बच्चा मुझसे फोर्स की डायमेंशन पूछे तो बोलो क्या बताओगे? आप कहोगे सर फोर्स की जो डायमेंशन है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, यूनिट क्या होती है? एम के जी, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी के लिए क्या लिख दो? एम लिख दो, इसके लिए क्या लिख दो? एल लिख दो, और इसके लिए टी की पावर 2 लिख दो। कितना हो जाएगा? ml-t-2। ml-t-2। सोचो, मोमेंटम की डायमेंशन है ml-t-1 और इसकी है ml-t-2। और अभी बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था कि सर उस छोटे पत्थर के पास क्या था? मोमेंटम का मतलब क्या है? फोर्स, हल्का सा, थोड़े से चेंज के साथ। देखो डायमेंशन क्या दिखा रही है आपको, फोर्स की डायमेंशन ये है, मोमेंटम की डायमेंशन ये है। तो हल्का सा यहां से भी आपको एक फील आ रहा होगा। तो कहीं से भी देख लो आप चीजों को, अगर चीज आप समझ लेते हो ना एक बार, तो कहीं से कैसे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो बड़ी आसान है डायमेंशन, वेरी गुड।
शैलेंद्र कुशवाहा, मनीष पिंटू एकदम जबरदस्त डायमेंशन निकाल रहे हैं। मनाली भी शामिल है, वैष्णवी जोशी। MLT-2 करेंगे दीदी, +2 नहीं होगा, MLT-2 नीचे +2 ऊपर जाके -2, और डायमेंशन हमेशा ऐसे लिखी जाती है, ऐसे नहीं। तो भैया ये किसकी डायमेंशन हो गई? आपकी फोर्स की भी डायमेंशन हो गई, और हमने मोमेंटम की भी बात कर ली। अब चलते हैं मोमेंटम के भाई के पास। मोमेंटम के भाई के पास उसको बोलते हो आप इंपल्स। मोमेंटम का जो भैया है उसको क्या बोलते हो आप? इंपल्स बोलते हो, और इंपल्स को दिखाते हो आई से। ये क्या कहता है? अगर आप दो मोमेंटमों का चेंज देखोगे, अगर आप दो मोमेंटम का चेंज देखोगे, मोमेंटम का चेंज कैसे है? मान के चलो कोई बॉल बहुत हैवी स्पीड से आ रही है आपके पास, उसका मास है 1 किलो, वेलोसिटी है उसकी 30 मीटर पर सेकंड, तुम्हारे हाथ से आगे टकराएगी तो मास तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी उसकी अचानक से 0 हो जाएगी। तो मोमेंटम बहुत खतरनाक तरीके से चेंज हुआ। इसी को क्या बोलोगे आप? इंपल्स बोलोगे। मोमेंटम अगर बहुत खतरनाक तरीके से चेंज होगा तो सोचो, जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है, अगर तुम हाथ को ऐसे रखो, परात की तरह, मान लो तुम क्रिकेटर हो, आता जाता कुछ नहीं, परात की तरह ऐसे अपने हाथों को रखोगे या अपने हाथों को हिलाओगे डुलाओगे ना, और बॉल आपके हाथ पे आके लगेगी तो कितना तगड़ा फोर्स लगेगा, एक भयंकर बल आपके हाथों पर लगेगा। तो आप कह सकते हो कि जब एक बहुत सारा बल छोटे समय के लिए लगता है, उसी को हम इंपल्स कहते हैं, और यही क्या होता है? यही आपका चेंज इन मोमेंटम भी होता है। चेंज इन मोमेंटम, वेरी गुड मनाली, चेंज इन मोमेंटम फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी गुड। तो आप दोनों में से किसी तरह से कह दीजिए कि जब किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, संवेग में जब उसके में परिवर्तन आता है, तो इसी को क्या बोलोगे आप? आवेग बोलते हो। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात आप बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपके पास मान लो 5 लीटर तेल था, आपने उसमें से 2 लीटर माइनस कर दिया, ठीक है, तो 3 जो बचेगा उसको आप लीटर में कहोगे, मीटर में कहोगे, किलोग्राम में कहोगे, या सेकंड में कहोगे? बोलो किस में कहोगे? अगर 5 लीटर में से 2 लीटर आप घटाओगे तो 2 को जो कहोगे वो कैसे कहोगे बताइए? सुन तो लो, पहले मैं क्या बता रहा हूं, पहले इस चीज पे ध्यान दो। 2 जो बचेगा वो क्या बचेगा? लीटर में बचेगा, मीटर में बचेगा, केजी में बचेगा, सेकंड में बचेगा? बताइए, बोलो किस में बचेगा? आप कहोगे कि सर बचेगा तो लीटर में ही, यानी कि अगर आप लीटर में से लीटर घटाओगे तो लीटर ही बचेगा, है ना? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर लीटर बचेगा। लीटर में से लीटर घटाओगे तो भैया क्या बचेगा? लीटर ही बचेगा। वैसे ही अगर आप मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड। मान लो 5 केजी मीटर पर सेकंड में से आप 2 केजी मीटर पर सेकंड घटाते हो, 2 केजी मीटर पर सेकंड घटाते हो, तो 5 में से 2 गए तो 3, जो 3 बचेंगे वो भी क्या होंगे? केजी मीटर पर सेकंड ही होंगे। बोलो यस या नो? 5 केजी मीटर पर सेकंड में से 3 केजी मीटर पर सेकंड घटाओगे 2, तो 3 बचेंगे जो वो भी केजी मीटर पर सेकंड होंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आप मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करके इंपल्स लेके आ रहे हो, तो जो मात्रक, जो यूनिट मोमेंटम की होगी वही इंपल्स की होगी, जो डायमेंशन इसकी होती है वही इसकी होगी। इस बात से आप सहमत हैं? तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि सर मोमेंटम की डायमेंशन किसके जैसी होती है? क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि संवेग का मात्रक किसके जैसा होता है? संवेग का मात्रक कहे चाहे विमा कहे, किसके जैसा होता है? किसके जैसा होता है, यानी कि मोमेंटम का डायमेंशन किसके जैसा होता है? ऑप्शन दे देगा आवेग यानी कि इंपल्स। इंपल्स समझो क्यों होता है, रटना नहीं है भाई, होता है, सबने रट लिया। क्यों होता है? ऐसा करने से क्या होगा? आप चीजों को लंबे समय तक याद रखोगे। ठीक है, BCD कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो हमें चीजों को समझना है, और मैंने आपसे वादा किया था कि जहां जरूरत पड़ेगी हम चीजों को समझेंगे, तो यही समझने वाला तरीका है, वहां पे हम रटेंगे नहीं, और जहां पे रटने वाली बात होगी वहां पे हम ट्रिक बनाएंगे, रटने से तो बिल्कुल हम दूर रहेंगे। ठीक है जी। तो भैया ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बताइए, दूसरा क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएगा कि निम्न में से किसकी डायमेंशन या किसका मात्रक सेम है? निम्न में से किसकी डायमेंशन या किसका मात्रक ऐसे कहो सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, ऐसे पूछेगा। मान लो ए ऑप्शन दे देगा इंपल्स एंड मोमेंटम यानी कि संवेग आवेग, दूसरा दे देगा वेलोसिटी एंड स्पीड यानी कि वेग और चाल, कल ही हमने पढ़ा था, तीसरा दे देगा आपसे विस्थापन और दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और कोई और एक ऑप्शन दे देगा मान लो। तो आप देखो इसकी डायमेंशन और इसकी यूनिट सेम है, इनकी डायमेंशन यूनिट सेम, इनकी भी सेम, इनकी भी सेम, तो ऑप्शन डी आपका जो भी होगा उसमें कुछ ऐसे देगा जिनकी डायमेंशन सेम नहीं होती है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब बताइए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ना भी पढ़ाए जाएं, बट आपको क्वांटिटी की अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन है, राशि की पूरी तरह से जानकारी है, तो क्या आप आंसर कर दोगे या नहीं? यस या नो बोलिए। अगर आपको क्वांटिटी की अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन है तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप कराएंगे। और देखिए मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई आपसे ये कहता हो
कि भैया 200 क्वेश्चन रट जाओ, 100 क्वेश्चन रट जाओ, इनमें से पूरा पेपर आ जाएगा, तो भाई साहब ये बिल्कुल बेकार बात होती है। क्योंकि अगर कोई इतनी औकात रखता कि 100 या 200 क्वेश्चन में से पेपर फंसाता, तो वो तुम्हें पढ़ा नहीं रहा होता, वो 8-10 लाख में पेपर बेच रहा होता। बड़ी कड़वी बात मैं कहता हूं, लेकिन सत्यता उनमें है। तो भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस बुक को मैं रट जाऊं, इस बुक को मैं कर लूं, सर 200 क्वेश्चन कर लूं, लास्ट में हम मैराथन कराएंगे। बहुत सारे बच्चे आएंगे कहेंगे सर इस मैराथन को मैं बिल्कुल अच्छे से कर जाऊं, तो सर क्या हो जाएगा? भाई साहब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट होते हैं। आप क्वांटिटी की जानकारी लो, आप राशि की जानकारी लो अच्छे तरीके से। एक चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को, फिजिक्स नहीं, मैं कह रहा हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट को ना आप अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। और फिर कैसे भी बन जाए क्वेश्चन, आप उसका आंसर कर दोगे। क्योंकि क्वेश्चन का देखो मुझे भी नहीं पता कि भैया क्वेश्चन किस तरह से बने, लेकिन मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि अगर आप, जैसे मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, वैसे पढ़ लो, क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से बने तुम आंसर कराओगे। सही है, चलो ये बात हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस इन टॉपिक से फ्रेम होते हैं, ये बात हो गई। अब देखिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा जब कैच को पकड़ते हैं ना, जैसे तुम तो क्या कर रहे थे, यहीं कहीं कैच को पकड़ रहे थे, तो वो भाई साहब आपके हाथ में लग रही थी, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हाथ को ऐसे पीछे खींच लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, समझो ऐसा करने से क्या होता है, बोलो। अगर एक आदमी, एक क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींच रहा है, तो बताइए इंपल्स पर क्या फर्क पड़ेगा, आवेग पर क्या फर्क पड़ेगा, लगने वाले बल पर क्या फर्क पड़ेगा, जो आपके हाथ पर पहले फोर्स लग रहा था हाथ पीछे खींचने से, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बॉल का आपके हाथ में जो समय है, टाइम है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इन तीनों चीजों के बारे में बताइए। तो बच्चों याद रखना कि इंपल्स कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बच्चों को लगता है कि सर आवेग कम हो जाता है, ना, आवेग कभी भी कम नहीं होगा। अगर बॉल, देखो आवेग कैसे कम हो जाएगा यार, आवेग क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर उसका कांस्टेंट है, अगर बॉल मास है उसका फिक्स रहेगा, क्या आपके हाथ पीछे करने से मास चेंज हो जाएगा? नहीं। क्या आपके हाथ पीछे करने से वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं, वेलोसिटी तो उतनी की उतनी रहेगी। मोमेंटम और इंपल्स चेंज नहीं होगा एक ही सिस्टम के लिए। अब ऐसे मत सोचना कि सर दूसरे सिस्टम के लिए तो चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन एक सिस्टम के लिए ये चेंज नहीं होगा। आपके हाथ में लगने वाला बल जरूर कम हो जाएगा, और आपके हाथ का बॉल के साथ जो कांटेक्ट का टाइम था ये बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो बॉल हो सकता है 1 सेकंड के लिए हिट करे या नैनो सेकंड्स के लिए हिट करे, बहुत छोटे समय के लिए, लेकिन अगर आप ऐसे खींच के लाओगे तो हो सकता है 4 सेकंड आप बॉल के साथ गुजार दो, तो समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, और बच्चा 100% गलत करके आता है। उसको लगता है कि इंपल्स को आपने कम कर दिया, आवेग को आपने कम कर दिया। आवेग कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसी गलतियां आप छोटी मोटी अक्सर करते हो, ठीक है। माना कोई व्यक्ति डिब्बे से कूद गया हो, सचिन तुम कूद के देख लेना भैया, अपने आप पता लग जाएगा। अपने दोस्त को खड़ा कर लेना, वीडियो बनवाते रहना, वो बता देगा क्या हो रहा है। तो बताइए एक बार जल्दी से कि किसको इंपल्स बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, किसको इंपल्स बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। वेरी गुड पल्लवी मिश्रा, इंपल्स कांस्टेंट होगा, टाइम डिक्रीज फोर्स डिक्रीज, टाइम इंक्रीज फोर्स डिक्रीज, बिल्कुल पल्लवी, वेरी गुड। बस से उतरना तो भाई जड़त्व का एग्जाम्पल होता है, इनर्शिया का एग्जाम्पल होता है, सही है। बस से उतरना जो होता है वो इनर्शिया का एग्जाम्पल होता है। वेरी गुड रियांश, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई भैया इंपल्स के बारे में बात। क्लियर है भाई। तो यहां तक आज हमने जो राशियां पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हो गई, एक बार फिर से नजर मार लीजिए, एक बार फटाफट से नजर मारिए। सबसे पहले हमने पढ़ा इनर्शिया, और याद रखना फोर्स की जो खोज है, फोर्स के बारे में जितनी डिस्कवरीज की हैं वो भले ही सर न्यूटन ने की हो, लेकिन इनर्शिया जो है ना वो सर गैलीलियो से जुड़ी है। इनर्शिया यानी कि जड़त्व जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, सर गैलीलियो से जुड़ा हुआ है। इनर्शिया किससे जुड़ा हुआ है, सर गैलीलियो से। इसको गलत मत करिएगा, ठीक है जी, इसको आपको गलत नहीं करना है। उसके बाद फिर हमने देखे कि फोर्स क्या होता है, और उसके साथ ही हमने देखा कि फोर्स और इनर्शिया को फर्स्ट लॉ कैसे रिलेट करता है, और फर्स्ट लॉ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस हमने देखे। उसके बाद हम सेकंड लॉ पे गए। मैंने कहा इनके जो अलग अलग नेम है, मतलब दूसरे दूसरे नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे अलग अलग नियमों को याद करके आना। डायरेक्ट पूछा जाता है गति के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। और फोर्स की यूनिट्स वगैरह सारी अच्छे से करके जाना, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना, और याद रखना कि डेफिनेशन जो मिलती है वो फर्स्ट लॉ से मिलती है, और सेकंड लॉ से क्या मिलता है भाई, सेकंड लॉ से आपका फॉर्मूला मिलता है। उसके बाद हमने थर्ड लॉ को देखा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो थर्ड लॉ से पूछे जाते हैं। इनके दूसरे दूसरे नाम क्या हैं और ये क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने देखी 2 अच्छी क्वांटिटी, एक तो इंपल्स देखी और एक मोमेंटम देखी, ठीक है। इंपल्स और मोमेंटम से बनने वाले सवाल सारे हमने देखे। अब देखो पिछले चैप्टर में, कल के चैप्टर में एक चीज रह गई है, ये मोशन। कल जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन, इसका पार्ट है। अब तक हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए।
पहला यूनिट्स एंड डायमेंशन जो कि बेसिक चैप्टर है, दूसरा मोशन और तीसरा लॉज ऑफ मोशन। तो कल की कुछ चीजें रह गई हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। वो रह गई थी बची हुई। और मोशन में क्या रह गई थी बच्चों? देखिए अभी तो पढ़े हैं आपने गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण। अभी एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था तो उससे मुझे याद आया कि बच्चों गति के समीकरण अलग चीज है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज है, और इक्वेशन और लॉ ऑफ मोशन अलग चीज है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन एक अलग चीज है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है समझिए। पहली बात तो ये समझो कि इक्वेशन ऑफ मोशन की खोज किसने की थी? तो इनकी जो खोज की थी वो सर न्यूटन ने नहीं की थी, वो की थी सर गैलीलियो गैलीली, जो मैंने पीछे भी पढ़ा है आपको। गैलीलियो साहब ने जड़त्व की भी खोज की थी, और गैलीलियो साहब ने ही इन्हीं की इक्वेशंस की भी खोज की थी। और क्या क्या होते हैं गति के समीकरण आप समझेंगे पहले। देखो गति के समीकरण क्या होते हैं। मान के चलो कोई वस्तु एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है। मान के चलिए कोई वस्तु एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग से चल रही है। प्रारंभिक वेग से चल रही है। और प्रारंभिक वेग क्या है उसका? प्रारंभिक वेग को हमेशा दिखाते हैं बच्चों यू से। मान के चलो कोई आपका दोस्त है ना, आपका दोस्त है, आपका दोस्त मान लो भैया 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद बच्चों आपने इसको धक्का लगाया, आपने इसको धक्का लगाया। अब धक्का लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। हो सकता है आपने धक्का लगाया तो थोड़ा और तेज चलने लगा और इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलोगे आप फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। और अंतिम वेग को किससे दिखाते हो? वी से। यू मैं ऐसे बनाता हूं और वी में घुंडी लगा देता हूं, मतलब ये गोला सा लगा देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वी। आगे आप देखिए बच्चों कि अगर आप ऐसा करोगे, अब वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ है तो बोलो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि वहां पर एक्सेलरेशन भी आया होगा। अब आपको फील आना चाहिए, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ी या घटी है तो उसमें क्या आया होगा बच्चों? एक त्वरण भी आया होगा। त्वरण को हम ए से दिखाते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में कुछ समय भी लगा होगा, है ना, कुछ टाइम भी लगा होगा, उसको टी से दिखाते हैं। हो सकता है इतनी देर में आपके दोस्त ने कुछ दूरी भी तय करी हो, यानी कि कुछ डिस्टेंस भी वो चला हो, तो डिस्टेंस को आप यहाँ एस से दिखाते हो। डिस्टेंस को किससे दिखाओगे बच्चों? एस से दिखाओगे, ठीक है। आगे देखो अशोक कुमार ने तीनों समीकरण लिख भी दिए हैं। ऐसे बच्चे बनो, फर्जी बात है कमेंट सेक्शन में करनी बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है भैया। ये जो आप चैट कर रहे हो ना, इसका भी पैसा जाता है हमारा। अगर चैट सेक्शन बंद कर दें तो एप्लीकेशन की कीमत डायरेक्ट आधी हो जाएगी। ये चैट का आधा पैसा जाता है, ये मान लीजिए। कोर्स दिखाने का आधा पैसा और चैट का आधा पैसा। तो भाई साहब चैट जो आपको दी जा रही है इसका सही इस्तेमाल करिए, आपने जो कोर्स लिया है उसको सही इस्तेमाल करो, ठीक है। रेयांश थैंक यू। अब देखो भाई गति के समीकरण क्या होते हैं? इन पांचों में संबंध बताने के लिए गति के समीकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? पहला समीकरण क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन। इन पांचों में संबंध बताने के लिए तीन तरह के समीकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीन समीकरण हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी? समीकरणों की। अब देखो और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे कैसे पूछा जाता है? वो आपसे ये बोलेंगे कि गति का जो पहला समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा ये तो प्रथम था ना, चलो इसको ऐसे लिख लो, इसको हटाओ, इनको ऐसे लिखो। ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इनसे। या तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा गति का पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, और ये फिक्स है। और बच्चों ये फिक्स हैं आपकी कि पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये बिल्कुल फिक्स है। अब समझो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गति का पहला समीकरण किस किस के बीच संबंध दिखाता है। तो आप क्या करना, यह पूछेगा गति का दूसरा समीकरण किस किस के बीच संबंध दिखाता है, या गति का तीसरा समीकरण किस किस के बीच में संबंध दिखाता है। तो आप क्या करो, पहला पैरामीटर पकड़ो और सबसे लास्ट का पैरामीटर पकड़ो, पहला पैरामीटर पकड़ो सबसे लास्ट का पैरामीटर पकड़ो, पहला पैरामीटर पकड़ो सबसे लास्ट का पैरामीटर पकड़ो। तो गति का पहला समीकरण जो है वो किस किस के बीच में संबंध दिखाता है भाई? वेग और समय के बीच में। दूसरा समीकरण चली गई दूरी और समय के बीच में। तीसरा समीकरण वेग और दूरी के बीच में, यानी कि वेलोसिटी और
डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में। तो भाई साहब ऐसे बनते हैं गति के समीकरण। और किस किस में संबंध दिखाता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल लिख के दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि गति का पहला समीकरण किस किस को रिलेट करता है। गति का पहला समीकरण अलग लिख लेते हैं कहीं, है ना, यहां पे छोटा हो जाएगा फिर। गति का पहला समीकरण किस किस को रिलेट करता है। एग्जांपल आएगा, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दिखाता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स किस किस को रिलेट करती है, किस किस को रिलेट करती है। तो आप तुरंत फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दिमाग में लाना, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, और कह देना कि ये किस किस को रिलेट करती है भैया, ये रिलेट करती है आपकी वेलोसिटी एंड, पहला पैरामीटर उठाओ लास्ट का पैरामीटर उठाओ, वेलोसिटी एंड टाइम, यानी कि ये किस किस को रिलेट करती है, वेग व समय को। ठीक है, वेग व समय, वेलोसिटी एंड टाइम। तो ऐसी बाकी आप सब के सब कर दीजिएगा, सेकंड और थर्ड वगैरह भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब सुनो, एक बच्चा क्या कह रहा है कि सर जी भी होता है। बिल्कुल होता है, समझो कैसे जी कैसे होता है कि भैया ये जो मोशन है इसमें क्या आ रहा है, ए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें मोशन आ रहा है ए, और ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, जो इंसान दे रहा है, जो किसी भी तरीके से नेचुरल आर्टिफिशियली दिया जा रहा है। जैसे आपने अपने किसी दोस्त को धक्का दिया तो आपके दोस्त की वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन आया। अगर आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हो तो बाइक में भी क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। यानी कि जब जब मोशन इस तरह से होगा तो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए आपको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। समझ में आई। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज को ऊपर से छोड़ूं तो क्या नीचे आने के लिए मुझे उस पर कोई धक्का लगाना पड़ेगा? छत पे चढ़ जाऊं, एक बॉल को नीचे फेंकूं, बहुत ध्यान से समझने की बात है, तो क्या उस पर मुझे कोई धक्का लगाना पड़ेगा? नहीं। और जितना बॉल पृथ्वी के नजदीक आएगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी, वेग उतना ही बढ़ेगा। और जब भैया वेग बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि यहां पे एक्सेलरेशन आया है। अब वो एक्सेलरेशन किसने दिया, बोलो? वो कहां से मिला? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मिला, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो एक्सेलरेशन मिला। और आप सभी जानते हैं, हम बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हो, स्मॉल जी। तो अगर एक्सेलरेशन है इंसान के द्वारा तो आप कहोगे जी। अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक्सेलरेशन है, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां पे काम में लाया जा रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां लगेगा? ये लगेगा ऊपर और नीचे वाली गति में। गुरुत्वाकर्षण त्वरण मान लो, ठीक है। तो जब बच्चों मोशन होगा आगे पीछे वाला, याद रखना कि जब मोशन कैसा हो, आगे पीछे वाला मोशन हो। लिख लेना इसको चाहे कहीं, जब मोशन आपका आगे पीछे वाला होगा तो ये इक्वेशन लगेंगी। लेकिन जब मोशन आपका ऊपर और नीचे वाला होगा, जब मोशन आपका ऊपर और नीचे वाला होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ही जगह कौन ले लेगा? जी ले लेगा। ये बात किस किस को समझ में आई है? बहुत अच्छे से। एक ही जगह कौन ले लेगा? जी ले लेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे भाई साहब जब आप वेलोसिटी को बढ़ाते हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हो, और जब आप घटाते हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हो। वैसे ही जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी तो जी की वैल्यू को कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। जब नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, जी की वैल्यू पॉजिटिव, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड धीरे 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 करके कम होती जाएगी, तो ऊपर जाने को क्या ले दोगे? नेगेटिव ले दोगे। बोलो सभी को क्लियर है? तो लगा दो। अब इक्वेशन क्या बन जाएंगी? इक्वेशन बन जाएंगी v बराबर यू प्लस माइनस जी टी। प्लस कब लगेगा? ऊपर की गति के लिए, और माइनस कब लगेगा? नीचे की गति के लिए। उसके बाद s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ, ए की जगह जी कर दो, जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी टी, टू जी एस, यहां एस आता है ना, उसकी जगह कर दो एच। सही है। और आप इनमें भी चाहे तो प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस का मतलब एक्सेलरेशन है, माइनस का मतलब रिटार्डेशन। प्लस का मतलब गति बढ़ रही है और माइनस का मतलब गति घट रही है। मुझे बताओ दोनों तरह की इक्वेशन किस किस को बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आ गई कि सर क्या फर्क होता है दोनों तरह की इक्वेशंस में, कौन सी इक्वेशन हमें कब लगानी है। तो एक्सेलरेशन अगर आपको क्वेश्चन में देगा तो समझ जाना इस तरह का मोशन है, नहीं देगा तो समझ जाना भैया इस तरह का मोशन है, और अपने आप पता लग जाएगा कि बॉल को ऊपर नीचे फेंका जा रहा है। वैसे आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछता है, आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछता इन पर। ठीक है, ऊपर प्लस जी नीचे माइनस जी, उल्टा बता दिया अशोक कुमार।
ऊपर जाओगे तो माइनस लगेगा, वेलोसिटी कम हो रही है, और नीचे आओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तेज होगी, तो क्या लोगे? प्लस लोगे। वॉइस प्रॉब्लम है। हाँ भैया, कान साफ करवाओ अपने। ए बराबर जी और एस बराबर एच। वेरी गुड सुमित कुमार, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़ी आसान सी बातें रही। तो ये हमारा बच्चों थर्ड चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड चैप्टर से बनने वाले हर क्वेश्चन को हर एंगल से, हर कॉर्नर से हमने कवर किया है। इससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा। अच्छे से चीजों को समझो। समझने का फायदा ये मिलेगा कि आप लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हैं। अगर रट्टा मारोगे तो भाई साहब उन्हें भूल जाओगे। देखिए, अगर आपको कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप क्या करो, आप उसको दूसरी बार पढ़ लो, दूसरी बार समझो। दुनिया में पढ़ाई से रिलेटेड तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मानव की इच्छा के आगे टिकी हो, इंसानों की इच्छा के आगे टिकी हो। अगर तुमने इच्छा कर ली कि मुझे इस चीज को समझना है, तो 50% काम तो तुमने कर लिया, बाकी 50% तुम मेहनत करोगे। अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, अब मजा क्यों नहीं आएगा? जब तुम्हारी इच्छा नहीं है। तो भैया तुम कभी भी कितनी भी अच्छी चीज सही उसको तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल रट्टा मार दोगे, और रट्टा मारी हुई चीज को तुम 2 से 3 दिन भूल पाओगे। और देखो, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लाखों बच्चे इसका पेपर देंगे, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे इसका पेपर देंगे, और सिलेक्टेड कितने होंगे? 1% के आसपास सिलेक्टेड होंगे। और वो कौन 1% होते हैं? जो चीजों को, जो हर एग्जाम के लिए जितनी सारी बातें जरूरी होती हैं सबको फॉलो करते हैं। क्या क्या बातें जरूरी होती हैं? पहला तो किसी भी चीज को अच्छे से समझना, दूसरी चीज होती है उसको सेल्फ रिवाइज करना, तीसरी चीज होती है मॉक टेस्ट वगैरह लगाना, जो कि शायद आपको मिल रहे होंगे या बाद में मिलने शुरू हो जाएंगे। ये 3 चीजें आपको लगातार करनी है। सोने से पहले जरूर रिवीजन करना। मुझे पता है यहां पर उपलब्ध केवल मेरी बात को मुश्किल से 10% बच्चे मानेंगे, और सिलेक्शन भी भाई 10% का होता है। तो अगर आप एग्जाम के लिए जरूरी सारी चीजों को मानते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी एक चीज को भी छोड़ के चल रहे हैं तो आप लाखों बच्चों से पीछे हैं, लाखों बच्चों से पीछे हैं। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं एक सीट को पाने के लिए। आपका कंपटीशन उससे है, इस बात को आप समझ लेना। 50% बच्चे तो किसी भी कोर्स में खामखा कोर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि वो उस उम्र सीमा के दायरे में आते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी वैसी होती है। बस 50% बच्चे खामखा कोर्स खरीद लेते हैं। बाकी के 50% बच्चों में से 50% पढ़ने के लिए खरीदते हैं, लेकिन उनमें से 20% बच्चे शिद्दत से मेहनत नहीं करते, शुरुआत में मौज मस्ती करते रहते हैं, लास्ट में यूट्यूब पे वीडियो ढूंढते हैं। अभी मैं एमटीएस के ग्रुप में देख रहा था, एक बच्चे का मैसेज था, सर 15 दिन में एमटीएस कैसे क्लियर करें? कोई तो बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी ढेरों, एक छोड़ो लाखों मिल जाएंगी। उन लोगों ने आपकी आदतें खराब करी हैं। 15 दिन में अगर कोई एमटीएस क्लियर कर पाता तो सब नौकरी लेके बैठे होते। कंपटीशन बहुत हार्ड है। मेरी बातों में शायद आपको थोड़ी सी कड़वाहट लगेगी, लेकिन सत्यता भी उतनी ही। कंपटीशन भैया बहुत हार्ड है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन एक बात समझ लेना कि है कंपटीशन, मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आप मेहनत करने बैठते हैं तो कोई भी चीज आपके सामने टिक नहीं पाएगी, मुश्किल नहीं है। दशरथ मांझी ने यार छेनी हथौड़ा लेके पहाड़ तोड़ दिया था। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ढेरों मेरे पास हैं। उसने छेनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ दिया था। तुम्हारी समझ में कोई चीज नहीं आएगी, एक चीज को 2-3 बार पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट में, और समझ के पढ़ो तो बेहतर रहेगा। समझे भैया? तो मेहनत करो अच्छे से, और लास्ट में इस चक्कर में ना रहना। 20% बच्चे वही करते हैं, वो क्या करेंगे, अब सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं हो रहा, उल्टी सीधी चीजों में लगे रहते हैं। एक वीडियो देख ली, कभी दूसरी वीडियो देख ली, सारा दिन का दिन में क्लियर नहीं कर रहे हैं, पेंडिंग उनका इतना हो जा रहा है, बैकलॉग इतने हो जा रहे हैं, शादी मस्तियों में घूम रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बेकार है। लेकिन अब जो 30% बच्चे बचे ना, बच्चों ये मान लेना ये तुम्हारी तरह हैं बिल्कुल, और ये खतरनाक मेहनत कर रहे हैं। अब तुम्हारा कंपटीशन असल में इन 30% बच्चों से है, लेकिन है कर रहा कंपटीशन, है तगड़ा कंपटीशन, बहुत बढ़िया वाला। ये तुम्हारी तरह के मेहनती बच्चे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30% में कंपटीशन है, इतनी तो सीट होती भी है किसी परीक्षा के। लगभग मान लो आपको कुछ उसके हिसाब से सीटें आपको मिल जाएंगी। 30% में हो अगर आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित तौर पर। तो मेहनत करो भैया सही तरीके से, अच्छे तरीके से। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान की क्षमताओं के आगे टिकी हो। ह्यूमन ब्रेन्स के आगे कुछ भी नहीं टिका है, बशर्ते आपको एक इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी, और इच्छा शक्ति के आगे आपको काम करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, और हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। मैं फिर से कहूंगा, रात को सोने से पहले जब भी आपको लगे कि अब 1 घंटे बाद मुझे नींद आने लगेगी या 2 घंटे बाद मुझे नींद आने लगेगी, तो भाई साहब पूरे दिन का रिवाइज कर दो। इस बात को मान के तो देखो, मात्र 7 दिन मान लो, मात्र 7 दिन। अगर तुम्हें अपने आप में अद्भुत परिवर्तन ना लगने लगे ना, तो मुझसे कह देना, मात्र 7 दिन। और एप्लीकेशन उसमें पेड बैच में है ना आप, तो पेड बैच में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिला है, मुझे टैग करके कह देना 7 दिन बाद, सर मुझे फायदा नहीं मिल रहा, और फायदा मिले तो भी कह देना, ताकि बाकी बच्चे उस चीज को पढ़ें। मात्र 7 दिन, आज से लेकर 7 दिन मान लो। सोने से पहले हर 2 घंटे पूरा सिलेबस रिवाइज करो, मतलब जो आपने आज पढ़ा है। पता है आपको क्या फील होगा? एग्जाम में जो डर लगता है ना कि यार कुछ नहीं पढ़ा, वो लगना बंद हो जाएगा। अचानक से चीजें आपको याद नहीं आती हैं। एग्जाम में ना सेकंड्स में चीजें याद आनी चाहिए।
क्वेश्चन आया फटाक से आंसर याद आ जाना चाहिए। जीएस तो ऐसी होनी चाहिए, दिमाग थोड़ी ना लगाना है, सोचना थोड़ी है। जो सोचने बैठ गया उसका काम तमाम है। सोचना तो मैथ्स के लिए है, सोचना तो रीजनिंग के लिए है। बाकी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अगर किसी के एग्जाम में हिंदी आती है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, इनके तो तुरंत आंसर आने चाहिए। और तब आएंगे जब आप 10 बार कम से कम रिवाइज करके रहोगे। हर दिन रिवाइज करो। संडे आ गया, छुट्टी होती है, संडे के दिन रिवाइज करो। किसी टीचर ने कोई क्लास नहीं ली तो उसको खुशी मत मानो, सेलिब्रेट मत करो, उसको रिवाइज करो। केवल 7 दिन कर लो और 7 दिन बाद मुझे परिवर्तन बताना सर हम में आए। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए